हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर से हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे बेसिक कॉन्सेप्ट की तो इस पूरे चैप्टर को हम आगे पढ़ाएं। अगर आप चाहें कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हम इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक पढ़ाएं। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज पढ़ाएं। इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो शुरू करते हैं हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो इसके हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्य की। तो हम बात करेंगे द्रव्य की। द्रव्य जो होता है इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। द्रव्य को हमने दो भागों में बांटा है। द्रव्य का जो वर्गीकरण करते हैं वो हम दो प्रकार से करते हैं, दो भागों में। एक भौतिक वर्गीकरण, तो द्रव्य का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण और एक है हमारा रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण पहले हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं, फिर जितने भी हमने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है सभी पार्ट्सों के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो दूसरा है हमारा रासायनिक वर्गीकरण। तो पहला है हमारा भौतिक वर्गीकरण और दूसरा क्या है, रासायनिक वर्गीकरण। अगर द्रव्य की बात करें तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है हमारा ठोस, दूसरा होता है हमारा द्रव और तीसरा होता है हमारा गैस। तो द्रव्य को भौतिक वर्गीकरण के आधार पर 3 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस में। तो ठोस, द्रव, गैस में हम द्रव्य को भौतिक वर्गीकरण के आधार पर डिवाइड कर देते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। इसी तरह रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक हम डिवाइड कर देते हैं शुद्ध पदार्थ में, और दूसरा होता है आपका मिश्रण। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो हमारा द्रव्य होता है उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य को 2 प्रकार से डिवाइड कर देते हैं, शुद्ध पदार्थ में और मिश्रण में। और जो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है यह भी 2 भागों में डिवाइड होता है, आपका 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है तुम्हारा यौगिक, और दूसरा होता है तुम्हारा तत्व। तो जो शुद्ध पदार्थ होता है इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। शुद्ध पदार्थ दो भागों में डिवाइड होता है, आपका यौगिक में और तत्व। तो शुद्ध पदार्थ में आपके यौगिक और तत्व पाए जाते हैं। और यौगिक की बात करें तो जो हमारे यौगिक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। यौगिक जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कार्बनिक यौगिक, और दूसरे होते हैं हमारे अकार्बनिक यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, यौगिक तथा तत्व। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं हमारे, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो पहला हम इसका डिवाइड कर देते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं, यानी द्रव्य को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे इसका वर्गीकरण किया गया है। फिर हम सभी के बारे में डीपली पढ़ेंगे, तत्व, यौगिक, इन सबके बारे में एकदम गहन अध्ययन करेंगे हम। तो जो तत्व होते हैं हमारे तत्वों को हमने 3 भागों में बांटा है। तत्व हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धातु, एक होते हैं हमारे अधातु, और एक होते हैं हमारे उपधातु। तो आपके तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु,
अधातु और उपधातु। अब बात करें तत्वों को कैसे प्राप्त किया है, तो तत्वों को हमने दो तरीकों से प्राप्त किया है। तत्वों को हमने दो तरीके से प्राप्त किया है। जो हमारा पहला तरीका है, तत्वों को हमने दो तरीके से प्राप्त किया है। एक होते हैं आपके प्राकृतिक तत्व और दूसरे होते हैं तुम्हारे कृत्रिम तत्व। कृत्रिम तत्व, तो जो तत्व होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, यानी तत्वों में आपके तत्व 118 हैं आपके, धातु, अधातु, उपधातु, यानी तीन प्रकार के पाए जाते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। और जो तत्व होते हैं वो दो प्रकार से प्राप्त किए गए हैं। एक है आपके प्राकृतिक तत्व, एक होते हैं कृत्रिम तत्व। प्राकृतिक तत्व उन्हें कहते हैं जो कुदरत ने हमें खुद दिए हैं, जो हमें खुदा ने खुद दिए हैं, जो हमें प्रकृति में मिले हैं, वो कहलाते हैं प्राकृतिक तत्व। और एक होते हैं कृत्रिम तत्व। कृत्रिम तत्व होते हैं जो मानव ने अपने हाथों से निम्नलिखित विधियों द्वारा बनाए हैं। तो जो मानव ने बनाए उन्हें कृत्रिम तत्व बोलते हैं, और जो प्रकृति ने दिए उन्हें प्राकृतिक तत्व बोलते हैं। तो यौगिक आपके दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इसी तरह जो मिश्रण होता है वो दो प्रकार, दो भागों में बांटा गया है मिश्रण को। मिश्रण हमारा दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, तो ये हमारा बेसिक है। अगर हमने इसको समझ लिया तो हमें बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगी, बहुत सी बातों का हमें ज्ञान हो जाएगा। तो सबसे पहला द्रव्य, द्रव्य जो होता है इसको हम पदार्थ भी बोलते हैं या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ। तो द्रव्य का दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा आपका रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं आपके, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं आपके, यौगिक तथा तत्व। यौगिक हमारे दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इन सबके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। और जो तत्व होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। और तत्वों को जो बनाया गया है वो दो प्रकार से बनाया है, एक प्राकृतिक तत्व है, एक कृत्रिम तत्व है। प्राकृतिक तत्व होते हैं जो हमने बनाए नहीं है, हमें कुदरत ने खुद प्रदान किए हैं। और कृत्रिम तत्व होते हैं जो मानव ने अपने हाथों द्वारा बनाए हैं। मिश्रण दो प्रकार का होता है आपका, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब बात करते हैं सबसे पहले हम द्रव्य या पदार्थी, यानी द्रव्य कहते किसे हैं, द्रव्य है क्या आखिर, आपको पता होना चाहिए। तो द्रव्य जो होता है, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब आपकी कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं। जैसे ये मार्कर द्रव्य, ये वाला मार्कर आपका द्रव्य, और भी ये बोर्ड है आपका, ये क्या है, द्रव्य। मैं द्रव्य, ये मफलर द्रव्य, ये माइक लगा हुआ है ये द्रव्य, ये जैकेट द्रव्य। और हमारी संसार की जितनी वस्तुएं, पेन, कॉपी, मेज, सूर्य, चंद्रमा, ये सब क्या है आपकी द्रव्य हैं। तो संसार की आपकी जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। लेकिन साइंस जो होती है वो डेफिनेशन मांगती है, परिभाषा मांगती है। लेकिन हम जानते हैं कि जी मार्कर द्रव्य है, ये द्रव्य आपका, ये सभी चीजें आपकी क्या है, द्रव्य हैं। लेकिन साइंस क्या मांगती है, हमारी डेफिनेशन मांगती है। तो डेफिनेशन देके हम इसके आखिर द्रव्य की डेफिनेशन क्या बनेगी। तो अगर हम संसार की सभी वस्तुओं को देखें तो उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक देखने को मिलेगा आपको द्रव्यमान, तो संसार की जितनी भी आपकी वस्तुएं उसमें दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक आपको द्रव्यमान देखने को मिलेगा और दूसरा स्थान घेरती हैं, कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं। तो संसार की जितनी वस्तुएं उसमें हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक द्रव्यमान और एक दूसरा कि कुछ ना कुछ वो क्या घेरती हैं, जगह घेरती हैं। तो चाहे हम मार्कर को ले लें, तो ये मार्कर है हमारा, ये जगह घेर रहा है, स्थान घेर रहा है, और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वजन होगा। ऐसे ब्लॉक बोर्ड ये स्थान घेर रहा है, जगह घेर रहा है, यहां से लेकर यहां तक क्या घेर रहा है, जगह घेर रहा है, और इसका कुछ ना कुछ अपने आप में क्या होगा, वजन होगा। इसी तरह ये आपका गिलास लेना, गिलास क्या है, ये स्थान घेर रहा है, यहां पर रख दें या नीचे रख दें तो ये क्या घेरेगा, आपका स्थान घेरेगा, और इसमें कुछ ना कुछ क्या पाया जाता है, वजन पाया जाता है। तो संसार की वह सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, वजन पाया जाता है, और कुछ ना कुछ जगह स्थान घेरती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी द्रव्य कहलाती हैं। अब द्रव्य को हम लिखना नोट करना शुरू करें तो हमारी कॉपी, पेन सब भर जाएंगे, लेकिन द्रव्य खत्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सामने जितनी वस्तुएं नजर आ रही हैं सब द्रव्य हैं। मोबाइल, स्टैंड, माइक, मार्कर, कुर्सी, पेन, ये सब क्या है, आपकी द्रव्य हैं। तो द्रव्य आप समझ गए होंगे, संसार की जितनी वस्तुएं सब हमारी क्या होती हैं, द्रव्य होती हैं। लेकिन हमारे दिल में ये क्वेश्चन उठता है, हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर ये द्रव्य बना कैसे है, ये क्वेश्चन उठता है
यानी संसार की सभी वस्तुएं होती हैं द्रव्य, लेकिन द्रव्य मिलकर किससे बना, ये क्वेश्चन हमारे उठता है। तो पहले हम बात करें द्रव्य मिलकर किससे बनाया, हमने क्या बेसिक पढ़ेंगे एक में से बाल में से खाल निकाल के, यानी आपका कोई डाउट नहीं रहे। तो अब बात करेंगे द्रव्य किससे मिलकर बनाए, फिर उसके बाद इसके पार्ट्स की बात करेंगे। तो अगर द्रव्य की हम बात करें तो जैसे आपकी चौक है, चौक भी क्या है आपके द्रव्य है। तो संसार की जितनी वस्तुएं सब द्रव्य है, इसी तरह आपकी चौक भी क्या है, एक द्रव्य है। अगर हम चौक का चूरा करके देखें, ये आपके इमेजिन कर ले, हाथ में तो नहीं है, ये चौक है, इसका मैं चूरा करूं तो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण जमीन पर गिर रहे होंगे। अगर मैं चूरा करूंगा तो जो चौक का चूरे करने पर जो छोटे छोटे कण जमीन पर गिरते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके परमाणु कहलाते हैं। जब हम चौक का चूरा कर लेते हैं और छोटे छोटे कण जो जमीन पर गिर रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके परमाणु कहलाते हैं। इसी तरह ये क्या है आपका, ये भी द्रव्य है, द्रव्य मारकर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो, छोटे छोटे टुकड़े कर लो, इतने छोटे टुकड़े कर लो कि इससे छोटे हम इसके टुकड़े नहीं कर पाए, तो वो छोटे छोटे कण होंगे, वो क्या होंगे, इसके परमाणु होंगे। क्या होंगे, परमाणु। तो जो आपका द्रव्य है वो किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। तो किसी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है चूरा करने पर हो जाता है वो परमाणु कहलाता है। जब चौक है, चौक के हमने छोटे छोटे चूरा कर लिया, छोटे छोटे कण कर लिए, तो वो क्या हो गए, आपके परमाणु हो गए। अब हमें बनाना है द्रव्य। तो जब बहुत सारे परमाणु अनंत आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, द्रव्य। जैसे चौक है, चौक में अनंत के होंगे, कण होंगे, हम गिन नहीं सकते चौक में कितने कण है, छोटे छोटे चूरा कर रहे हैं। तो जब वो बहुत सारे कण चौक के आपस में जो परमाणु हो गए थे, छोटे छोटे चूरा हो गया था, उनका जो परमाणुओं में टूट गए थे, उन छोटे छोटे चौक के परमाणुओं को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, द्रव्य बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा द्रव्य किससे मिलकर बना है, परमाणु से। तो किसी भी पदार्थ के जब छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उन्हें डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, तो वो किसमें बढ़ जाते हैं, परमाणु में बढ़ जाते हैं। तो किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसे परमाणु बोलते हैं। जब परमाणुओं को आपस में मिला देते हैं तो आपका द्रव्य बन जाता है। लेकिन जो परमाणु होता है, परमाणु भी और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो हमारा परमाणु होता है वो भी और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो आपके समझ में आई द्रव्य किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु के यानी किसी पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उससे छोटे उसके टुकड़े नहीं किए जाएं, वो क्या हो जाएगा, परमाणु। और परमाणु भी और सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। यानी जो चौक का छोटा कण है, चौक का चूरा का ये छोटे छोटे कण नहीं, परमाणु, ये जो परमाणु छोटे छोटे कण हैं ये भी और छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो द्रव्य किससे मिलकर बना है, परमाणु से। परमाणु किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो परमाणु के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो हमारा द्रव्य बन जाता है या पदार्थ बन जाता है। द्रव्य या पदार्थ दोनों के होते हैं, हमारे एक ही होते हैं। तो द्रव्य हम समझ गए, संसार की जितनी वस्तुएं वो सभी द्रव्य होती हैं। और डेफिनेशन, संसार की जितनी वस्तुएं उनमें द्रव्यमान पाया जाता है और कुछ ना कुछ जगह या स्थान घेरती हैं। क्या कहलाता है, हमारा द्रव्य। तो द्रव्य का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक हमारा भौतिक वर्गीकरण होता है और एक होता है हमारा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो हमारा द्रव्य होता है वो तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। तो हम ठोस द्रव की क्रमशः बात करते हैं। तो ठोस द्रव की बात करते हैं तो पहले हम बात कर लेना ठोस की। तो हम ठोस का पहले आकार देख रहे हैं और एक देख रहे हैं हम आयतन। तो जैसे मार्कर है, ये मार्कर क्या है, हमारा ठोस है। तो ठोस के जो मार्कर क्या है, ठोस, इसके आकार की बात करें तो अगर इसके आकार को देखें हम ठोस के, तो इसको हम दबा रहे हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इसको चाहे ऐसे दबा लें, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। जब ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है, हमारा ठोस है। अगर हम इसको दबाएं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या ऐसा करके दबा के देखें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी ये पिचक नहीं पाएगा। इसी तरह ये गिलास है, ये गिलास क्या है, हमारा ठोस है। इसको हम दबाएं, ऐसे करके दबा लें, ऐसे करके दबा लें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जितना ये लंबाई है, जितनी चौड़ाई है, इसकी लंबाई चौड़ाई उतनी ही रहेगी। तो ठोस के होते हैं जिनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। जो ठोस होते हैं हमारे, उनका आकार क्या होता है, हमारा निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। निश्चित का मतलब ये होता है कोई बदलाव नहीं आता। जैसे ये आपका मार्कर है, इसको हम दबा लें, इस पर दाब लगा लें, कुछ भी कर लें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है।
तो जिन ठोस जो वो पदार्थ होते हैं उनके आकार के होते हैं निश्चित होते हैं, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे ये गिलास आपका ठोस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे हम ऊपर से दबा लें चाहे साइड से दबा लें, जितनी इसकी लंबाई है उतनी रहेगी, जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये क्या है, ठोस है। तो ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार निश्चित होता है। निश्चित का मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आता, मार्कर में कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे ऐसे दबा लें चाहे हम ऐसा करके इसको, इसकी जो लंबाई है इसकी तरफ से दबा लें, ये पिचकेगा नहीं। तो जिनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित का मतलब होता है कोई बदलाव नहीं हो रहा है, दबाने पर कैसे ही बल लगा लें कोई बदलाव नहीं आए, उसे हम क्या बोलते हैं, निश्चित बोलते हैं। तो जिसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है उसे क्या बोलते हैं, निश्चित। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे हम कैसे दबा लें, ईंट को दबा लें, दबाएं ताकत लगा के खूब दबा लें तो भी नहीं पिचकेगी, क्योंकि वो ठोस है। अब बात करें आयतन की। आयतन कहते हैं किसी चीज का जगह घेरने का। जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर लगा हुआ है, तो जितनी जगह यहाँ पर घेर रहा है, अगर इसको हम यहाँ से हटा के दूसरी जगह लगा दें तो इतनी जगह वहां पर घेरेगा। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ मैं खड़ा होकर जितनी जगह घेर रहा हूँ, अगर मैं इधर खड़ा हो जाऊं तो इतनी जगह यहाँ पर भी घेरूंगा। जैसे कि मेरा मार्कर है यहाँ पर रखा हुआ है, जितनी जगह यहाँ घेर रहा है इतनी, अगर देखे जाए तो जो मार्कर है मेरा यहाँ पर रखा हुआ इतनी जगह घेर रहा है। अगर मैं यहाँ रख के देखूं तो ये मेरा मार्कर यहां भी उतनी ही जगह घेरेगा। तो ये भी क्या है, ठोस। तो आयतन किसे कहते हैं, किसी चीज कहीं पर ही रखी हो, जितना वो जगह घेर रही होती है वो उसका क्या होता है, आयतन होता है। जैसे ये गिलास है यहाँ पर रखा हुआ है, जितनी जगह यहाँ पर रखा हुआ घेर रहा है उतनी जगह यहाँ पर रखा हुआ घेरेगा। इसी तरह ये मार्कर भी ऐसे यहाँ पर रखा हुआ, जितनी जगह यहाँ घेरेंगे उतनी जगह यहाँ पर घेरेंगे। तो जो ब्लैक बोर्ड है, जितनी जगह यहाँ पर लगा हुआ घेर रहा है उतनी अगर दूसरी जगह लगा दे उतनी जगह वहां घेरेगा। तो आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, यानी बदलाव नहीं आ रहा है। जैसे मार्कर यहाँ पर रखा हुआ है तो जितनी जगह यहाँ गिर रहा है उतनी जगह यहाँ गिर रहा है, तो ये क्या होता है, निश्चित। और अगर बदलाव आ जाए उसमें तो वो क्या होता है, अनिश्चित। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों क्या होता है, निश्चित होते हैं। तो ठोस किन्हें कहते हैं, जिन पदार्थों के आकार और आयतन के होते हैं हमारे निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ठोस कहलाते हैं। जैसे आपका लोहा, सोना, चांदी आदि। तो ठोस के उदाहरण की बात कर ले। ठोस में क्या आएगा आपका, लोहा, सोना, चांदी आदि। तो ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, जिनका आकार निश्चित होने, यानी आकार में भी कोई बदलाव नहीं आए, और आयतन यानी जितनी चीज यहाँ जगह गिर रही है उतनी यहाँ जगह गिर रहा है, वो भी क्या होता है, निश्चित। तो जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं वो कहलाते हैं आपके ठोस कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम द्रव की। तो द्रव का भी हम आकार देख लें। आकार जैसे ये हमारी क्या है, बोतल है, ये क्या है, हमारी बोतल है। इसमें क्या ले लिया हमने, 1 लीटर जल ले लिया, 1 लीटर के ले लिया जल। तो ये हमने, हमारी एक बोतल थी, हमने इसमें 1 लीटर जल ले लिया, इसका आकार देख रहे हैं। तो 1 लीटर जल है तो इसका अगर आकार देखें तो इस टाइप का है आकार इसका, ये बोतल के शेप का हो गया है। तो जो आपका जो बोतल है, बोतल के अंदर जो 1 लीटर जल है, इसका जो आकार देखें तो बोतल की शेप का, जैसी बोतल है वैसी जल का आकार हो गया है। इसी तरह हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया अपना भगोने टाइप का, इसके अंदर हमने क्या भर दिया, 1 लीटर जल भर दिया। तो अगर हम यहां पर जल का आकार देखें तो ये जो बर्तन है इस बर्तन के आकार का है। इसी तरह हमने एक बाल्टी ले ली, बाल्टी। ये हमारी क्या है, बाल्टी है। इस बाल्टी में 1 लीटर जल भर दिया, तो यहां पर जो जल का आकार है वो बाल्टी के आकार का है। तो द्रव क्या होता है, द्रव में अगर हम कोई चीज डालें तो वो बर्तन के ही आकार को ले लेता है। जैसे जल 1 लीटर ही है, लेकिन यहां पर आकार किसको हो गया है, आपकी बोतल का। यहां पर क्या है, आपका जो देगची है, इसमें 1 लीटर जल भरा हुआ है, तो जो जल का आकार हो गया है कैसे हो गया है, देगची के आकार का हो गया है। यहाँ पर क्या है, आपकी बाल्टी, तो यहाँ पर जो जल भरा हुआ है वो किसके आकार का हो गया है, बाल्टी के आकार का हो गया है। तो जैसे 1 लीटर जल ही है,
लेकिन जल की जो मात्रा है वो 1 लीटर बाल्टी में भी है, बोतल में भी है, भगोने में भी है, लेकिन बर्तन के हिसाब से जल का जो आकार है वो बदल रहा है। यहाँ बाल्टी के आकार का हो गया है, यहाँ बोतल के आकार का हो गया है, और यहाँ किसके आकार का हो गया है, भगोने का आकार का हो गया है। तो द्रव का जो आकार है वो बार बार बदल रहा है। जो बदलता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनिश्चित बोलते हैं, अनिश्चित। तो जो हमारा द्रव होता है उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब आयतन की बात करें तो आयतन क्या है, 1 लीटर जल आपका इसमें भी है, 1 लीटर जल इसमें भी है, 1 लीटर जल इसमें भी है, लेकिन जो जल का जो आयतन है वो 1 लीटर ही है तीनों में। चाहे हम बाल्टी में देख लें, चाहे हम बोतल में देख लें, चाहे इस भगोने में देख लें, तीनों में जो जल है वो 1 लीटर ही है, लेकिन इनका आकार बदल रहा है। तो जिनका आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है आपका, निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। जैसे अभी ठोस था, ठोस का ये गिलास है, गिलास का क्या आकार निश्चित है हमारा, चाहे हम इसको दबा लें चाहे कुछ कर लें, कुछ नहीं बदल लिया, तो जो इसका आकार क्या है, निश्चित है। लेकिन यहाँ पर जो द्रव है, बाल्टी में भरा गया तो बाल्टी के आकार का ले लिया, बोतल में भरा गया तो बोतल का आकार का ले लिया, भगोने में भरा गया तो भगोने का आकार का ले लिया। तो इसका जो आकार है वो बर्तन के अनुसार बदल रहा है। तो जो बदलता है उसे अनिश्चित बोलते हैं, और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता वो क्या रहता है, निश्चित। आयतन क्या थी, आयतन की मात्रा कितनी, 1 लीटर जल, आयतन की मात्रा 1 लीटर जल, 1 लीटर जल। तो तीनों में 1 लीटर जल था, जल में कोई जो आयतन था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसको निश्चित बोलते हैं। तो हमारा द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो द्रव किसे कहते हैं, द्रव्य पदार्थ होते हैं जिनका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, कि कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, जल, तेल, ये सब क्या है, आपके द्रव है। अब बात करें गैस की, तो गैस के अगर आकार की बात करें, तो गैस के आकार की बात करें, जैसे इत्र की शीशी है आपकी, क्या है, इत्र। इत्र मतलब परफ्यूम। तो हम उदाहरण लेते हैं इत्र का, इत्र मतलब परफ्यूम, जो परफ्यूम होते हैं हमारे। तो इत्र जो होता है वो छोटी सी शीशी में आता है, किसमें आता है, छोटी सी शीशी में। और दूसरा एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे गैस, गैस सिलेंडर। तो गैस सिलेंडर में हमारी गैस होती है एलपीजी। तो इत्र, परफ्यूम, गैस सिलेंडर, ये सब क्या होती हैं, आपकी गैस होती हैं। तो इसी तरह हमारा इत्र है या गैस है, गैस। तो गैस हमने 1 किलो गैस भरवाई, तो वो किसमें भर गई, छोटे से सिलेंडर में भर गई 1 किलो गैस। अगर उसी गैस को हम लीक कर देते हैं तो पूरी गैस वो हमारे कमरे में फैल जाती है, घर में फैल जाती है। बाहर से जो पड़ोसी आता है हमारा, वो भी कहने लगता है आपके यहाँ से खुशबू आ रही है, गैस लीक हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, तो गैस का जो आकार था पहले वो छोटे से सिलेंडर में था, जब हमने उसको लीक कर दिया तो उसने पूरे कमरे को घेर लिया, हमारे पूरे घर को भर दिया, और साथ साथ उसकी जो खुशबू थी वो बाहर तक चले गई। तो उसका आकार जो था, 1 किलो ही गैस थी, 1 किलो गैस जो हमने सिलेंडर में भरवाई थी, उसकी जो खुशबू थी वो केवल 1 किलो सिलेंडर के अंदर थी। उसका जो आकार था, जगह गिरना था, वो केवल 1 किलो सिलेंडर के अंदर था। लेकिन जब हमने उसको लीकेज कर दिया तो हमारे घर में फैल गई, उसका आकार क्या हुआ, बदल गया, और बाहर जो हमारा पड़ोसी था वहां तक उसकी खुशबू पहुंच गई, और वो कहने लगा कि भैया तुम्हारे यहाँ से गैस लीकेज की खुशबू आ रही है। तो इसलिए जो गैस होती है इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि सिलेंडर में रहती है तो सिलेंडर का आकार ले लेती है, लीकेज कर देते हैं तो पूरे घर में फैल जाती है। इसी तरह जो परफ्यूम होता है, परफ्यूम की जो खुशबू होती है परफ्यूम में ही रहती है। इत्र जो होता है उसकी खुशबू केवल इत्र की शीशी में ही रहती है, जब उसे हम अपने ऊपर लगा लेते हैं तो वो पूरे कमरे में भर जाती है और उसका आकार बदल जाता है। वो छोटी सी की जो शीशी थी उसकी जो खुशबू थी, उसका जो आकार था जगह गिरने का, वो शीशी के अंदर ही था, लेकिन जब उसे हमने अपने ऊपर स्प्रे करा, छिड़का, तो वो पूरे कमरे में फैल गई। हमारे बगल में जो हमारे दोस्त फ्रेंड होते हैं तो कहते हैं खुशबू अच्छी आ रही है, तो उसका आकार बदल गया। पहले उसका आकार उस शीशी के अंदर था, अब उसका आकार क्या हो गया, चारों तरफ फैल गया। इसलिए जो आपकी गैस होती हैं उनका आकार क्या होता है बच्चों, अनिश्चित होता है। उनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन की बात करें तो आयतन भी अनिश्चित होता है। कैसे होता है, जब छोटी सी शीशी है उसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या होता है, आपका इत्र होता है, परफ्यूम होता है, लेकिन जब उसको हम छिड़क लेते हैं अपने ऊपर, या
चारों तरफ छिड़क देते हैं तो वो पूरी तरफ के होता है स्थान घेर लेता है। तो जो वो छोटा सा इत्र होता है आपका, वो छोटी सी शीशी में भी रह सकता है और छिड़कने पर पूरे कमरे में भी फैल जाता है, तो उसका आयतन बदल जाता है, यानी छोटी सी शीशी में भी आ जाता है और पूरी जगह में भी आ जाता है। इसी तरह जो आपकी गैस होती है, वो छोटे से सिलेंडर में हम 1 किलो गैस भरवाए तो जो उसके आयतन होता है वो छोटे से सिलेंडर में ही रहती है, यानी हम 1 किलो गैस भरवा के लाए तो उसका जो आयतन है वो कितनी जगह गिर रही है, हमारी छोटे से सिलेंडर में जगह गिर रही है। अगर हम उसको लीकेज कर देते हैं तो वो हमारे पूरे घर में फैल जाती है। इसलिए हम कहते हैं इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 किलो गैस हमारी सिलेंडर में भी आ जाती है और 1 किलो गैस पूरे घर में भी फैल जाती है। तो जो गैस होती है उसका आकार भी अनिश्चित होता है आपका और आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो जो गैस होती है उसका हमारा आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो आपके समझ में आ गया ठोस हम किसे कहते हैं? ठोस उसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों के होते हैं, निश्चित होते हैं, वो हमारे ठोस कहलाते हैं। और द्रव कौन कहलाते हैं? जिनका आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? द्रव। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, समझाया भी, जिससे आप कभी नहीं भूलो। अगर गैस की बात करें तो गैस का आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी दोनों ही अनिश्चित होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? गैस। और अगर इसके उदाहरण की बात करें गैस के, तो जैसा आपकी ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस आदि, बहुत सी गैस है आपकी आदि। तो हमारी गैस है ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस आदि, और बहुत सारी गैसें होती हैं। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार हमारे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों के बारे में हमने डीपली अध्ययन कर लिया। अब बात करते हैं हम रासायनिक वर्गीकरण की। तो जो रासायनिक वर्गीकरण होता है उसके आधार पर जो द्रव्य होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा शुद्ध पदार्थ और एक हमारा मिश्रण। तो पहले हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक यौगिक और एक तत्व। तो पहले यौगिक की बात करें, जब आपके 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो आपके जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? यौगिक बनता है। जैसे सोडियम तत्व ने क्या करा? हमारी क्लोरीन गैस से क्या कर ली? अभिक्रिया कर ली, तो हमारा क्या बन गया? 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड क्या है? आपका यौगिक है। तो जब आपके 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? आपका यौगिक बनता है। तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, यौगिक, तत्व। पहले यौगिक की बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे हम तत्व की। तो यौगिक कब बनते हैं? जब आपके 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? यौगिक बनता है। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपने कार्बनिक यौगिक और एक होते हैं आपके अकार्बनिक यौगिक। तो यौगिक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्बनिक यौगिक और एक होते हैं अकार्बनिक यौगिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आपको ध्यान देना है। तो इसी तरह हमारी जो 11वीं क्लास में 2 बुकें होती हैं, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी एक होती है हमारी अकार्बनिक रसायन और एक होती है कार्बनिक रसायन। जो हमारा पहला पार्ट है वो होती है हमारी अकार्बनिक रसायन, जो हमारी सेकंड बुक है जिसमें IUPAC नाम पढ़ते हैं, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो हमारी क्या है? कार्बनिक रसायन है। इसी तरह यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। लेकिन आपको पहचान कैसे होगी कि हमारा कौन सा कार्बनिक यौगिक है और कौन सा क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। तो जिन यौगिकों में आपके कार्बन नहीं होता है, जिन यौगिकों में आपके क्या नहीं होता? कार्बन नहीं होता है, वो कौन से कहलाते हैं? आपके अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो जिन यौगिकों में हमारे कार्बन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, वो भी किसमें आते हैं? आपके अकार्बनिक यौगिक में आते हैं। तो पहले हम उसकी बात करते हैं, यानी जिन यौगिकों में कार्बन नहीं होता है, कौन कौन से होते हैं आपके अकार्बनिक यौगिक? जैसे हम बात करें NH3, तो NH3 में आपका कार्बन है? नहीं है। जिनमें कार्बन नहीं है वो आपका अकार्बनिक यौगिक नहीं है। तो NH3। फिर हम बात करें क्लोरीन गैस, HCl, NaCl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो जो बहुत सारे यौगिक हैं, NH3 अमोनिया गैस, Cl2 क्लोरीन गैस, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ये सब क्या है आपके? ये सब आपके वो यौगिक हैं अकार्बनिक यौगिक, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनमें आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, वो भी किसमें आते हैं? अकार्बनिक यौगिक में आते हैं। तो वो यौगिक होते हैं बच्चों आपके, वो होते हैं आपके
कार्बोनेट, वो कौन से होते हैं आपके कार्बोनेट। तो जो आपके धातु कार्बोनेट होते हैं और आपके बेटा जो धातु वाई कार्बोनेट होते हैं वो किस में आते हैं, अकार्बनिक यौगिकों में आते हैं। वो कार्बनिक यौगिक नहीं होते, यानी इनमें कार्बन होता है इस, तो भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं होते। इनके जो गुण होते हैं वो अकार्बनिक यौगिकों जैसे होते हैं, इसलिए ये अकार्बनिक यौगिकों में होते हैं। तो अकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन नहीं हो। जिसमें कार्बन नहीं हो वो सब क्या हो गए आपके, अकार्बनिक हो गए। तो ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन होता है, वो भी हमारे अकार्बनिक में आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसा धातु कार्बोनेट और धातु वाई कार्बोनेट, और दूसरे होते हैं बेटा आपके ऑक्साइड। ऑक्साइड जैसे धातु कार्बोनेट की बात करें जिसमें कार्बोनेट आए धातु के आगे, जैसा सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें कार्बन आ गया कि नहीं। लेकिन हमने क्या होता है, जिसमें कार्बन होता है वो क्या होता है, कार्बनिक। लेकिन जो आपके धातु कार्बोनेट और धातु वाई कार्बोनेट होते हैं वो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, क्योंकि इनमें गुण जो होते हैं इनमें जो गुण होते हैं वो अकार्बनिक यौगिकों के होते हैं, इसलिए ये अकार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह आपका MgCO3, तो जिनके यौगिक के लास्ट में पहले धातु आए, जैसे सोडियम धातु, मैग्नीशियम धातु, और उसके बाद क्या है, कार्बोनेट आए, वो कौन से होते हैं, वो भी आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अब धातु वाई कार्बोनेट कौन से, वाई का मतलब होता है बीच में हाइड्रोजन आ जाए, जैसे NaHCO और आपका 3। तो कौन से होते हैं धातु वाई कार्बोनेट, जिनके आगे क्या आ जाए आपका, वाई की जगह H आ जाए, तो धातु आ जाए फिर H आ जाए। तो आपके धातु वाई कार्बोनेट ये, जैसा आपका LiHCO3, और दूसरा बात करें हम CaCO3, तो जिनमें के शुरू में क्या है, धातु आए और उसके बाद कार्बोनेट आए, वो भी हमारे अकार्बनिक यौगिक होते हैं। और दूसरे धातु बाई कार्बोनेट, धातु का मतलब कोई धातु आ जाए, सोडियम धातु, लिथियम धातु, और बाई का मतलब बाई लगता है हाइड्रोजन के लिए, तो H, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, लिथियम बाई कार्बोनेट, ये ऐसे पढ़ सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये भी किस में आते हैं, आपके अकार्बनिक यौगिक में आते हैं। तो कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक आप जान गए, जिन यौगिकों में आपका कार्बन नहीं होता है वो भी अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे अमोनिया, क्लोरीन गैस, HCl, NaCl, NH4, Cl। और बहुत से ऐसे सारे यौगिक होते हैं आपके जिनमें कार्बन होता है तो भी अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जो मैंने आपके लिए सामने लिख दिया, धातु कार्बोनेट, धातु वाई कार्बोनेट, और ऑक्साइड कौन से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी क्या होते हैं आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन है। तो जो कार्बन के ऑक्साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों, आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो धातु कार्बोनेट, धातु हो और कार्बोनेट हो, धातु वाई कार्बोनेट, धातु और हाइड्रोजन हो, और उसके बाद कार्बोनेट आया है, वो भी होते हैं आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं। और उसके साथ ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपके अकार्बनिक यौगिकों में आते हैं। अब बात करते हैं हम कार्बनिक यौगिक किस में कौन कौन आते हैं। तो वह यौगिक जो आपके कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि तत्वों से मिलकर बने होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो जिसमें आपके कार्बन और हाइड्रोजन तो कंपलसरी होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक किन्हें कहते हैं, यानी उसमें कार्बन हाइड्रोजन तो हो और उसके साथ नाइट्रोजन मिल गया है, कभी आपका फ्लोरीन आ जाए उसके साथ, कभी क्लोरीन आ जाए, कभी ब्रोमीन आ जाए, कभी आयोडीन आ जाए, वो हमारे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जिसका जैसे हम इसके उदाहरण की बात करें, जैसा CH3Cl, तो ये क्या है, हमारा मैथिल क्लोराइड है। कौन है, मैथिल क्लोराइड इसका नाम। तो इसके नाम से हमें मतलब नहीं है, हमें पहचान करनी है कार्बनिक यौगिक की। तो कार्बनिक यौगिक इसमें देखो कार्बन है और हाइड्रोजन है, और उसके साथ साथ इसके साथ क्या जुड़ गया, Cl। तो वह यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन तो जरूरी होना चाहिए और इसके अलावा इनमें से कुछ जुड़ जाए, वो कार्बनिक यौगिक होता है। सिंपल सा है। जैसे दूसरा ले लें हम CH3NH2, तो ये कार्बन हाइड्रोजन तो है ही इसमें, लेकिन उसके साथ इनमें से कुछ और भी आ जाए, वो क्या होता है, आपका कार्बनिक यौगिक हो जाता है। जैसे आपका CH4, C2H6, और ले लें CH3COOH, तो एक ऑक्सीजन और रह गया, तो ऑक्सीजन को भी ले लें हम। तो भाई यौगिक जिनमें कार्बन और आपका हाइड्रोजन तो हो, लेकिन उसके साथ नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ऑक्सीजन भी सम्मिलित हो जाएं, वो क्या होता है, आपका
कार्बनिक यौगिक होता है, जैसे CH3Cl, CH3, NH2, CH4, C2H6, CH3, COOH, ये क्या है आपके एसिटिक अम्ल है, ये सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दिख जाए और इसके साथ और कोई तत्व ऐड हो जाए, जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये अगर मिल जाए इसके साथ आके तो वो आपका कार्बनिक यौगिक मिल जाता है। और अकार्बनिक यौगिक सिंपल सी बात है, कार्बन होना नहीं चाहिए, अकार्बनिक यौगिक। या फिर धातु कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट या ऑक्साइड CO2, ये आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं। एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसा आपका NH2CO NH2, तो उसमें देखो कार्बन भी हाइड्रोजन भी है, और उसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी आ गया। तो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन तो मैन होना चाहिए, और इसके अलावा इनमें से कुछ साथ जुड़ जाए, वो क्या कहलाते हैं आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अगर कार्बन हाइड्रोजन भी आपस में मिले होंगे तो भी आपके कार्बनिक यौगिक होंगे। तो हमने यौगिक के बारे में पढ़ लिया, और कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक का भी अध्ययन कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बात करते हैं हम तत्व की। ये हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। इस वीडियो में हमने द्रव्य की बात करी और भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण की बात करी। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो द्रव्य होता है 3 प्रकार का होता है, ठोस द्रव गैस की बात करी। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर 2 प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं आपके, यौगिक और तत्व। तो यौगिक की बात कर ली हमने, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक की बात करी। इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे उसमें हम तत्व, प्राकृतिक तत्व, कृत्रिम तत्व, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इन सबका डीपली अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जितना हमारा ये टॉपिक अधूरा रह गया है, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और ये जो आप लोगों ने जो डिमांड करी थी 11वीं की सर केमिस्ट्री पढ़ाइए, तो मैंने ये वीडियो आपके लिए 11वीं केमिस्ट्री की डाली है। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें चैप्टर वाइज पढ़ना है, और अगर आपको 11वीं क्लास की केमिस्ट्री के केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है तो आप लिखें इंपॉर्टेंट टॉपिक सर पढ़ाइए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।